नमस्कार। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं सुचित्रा कश्यप इस कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के तीसरे और चौथे और अन्य कथा सूत्रों का आज हम अध्ययन करेंगे। रंगभूमि में तीसरा कथा सूत्र ताहिर अली और उसके सम्मिलित परिवार से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य मध्य वर्ग के करुण जीवन का दिग्दर्शन कराने के साथ साथ सम्मिलित कुटुंब पद्धति के दोषों पर प्रकाश डालना भी दिखाई देता है। ताहिर अली जान सेवक के यहाँ 30 रुपये के मासिक पर कारिंदे के रूप में काम कर रहा था। परिवार में 2 विमाताओं और सौतेले भाइयों के अतिरिक्त पत्नी और 2 बच्चे थे। परिवार का पालन पोषण उन्हीं को करना पड़ता है। आशा केवल यह है कि बड़ा भाई माहिर अली दरोगा होकर उनकी सहायता करेगा और तब सारे दरिद्र उनके कट जाएंगे। इसी आशा में स्वयं कटा फटा वह पहनते हैं, रूखी सूखी खाते हैं, स्वयं को ही नहीं पत्नी तथा बच्चों को भी कष्ट देते रहते हैं। उसी भाई के लिए अंत में गबन करते हैं और जेल भी चले जाते हैं। पर जिस पर आशा लगाए बैठे थे वह भाई तथा वे विमाताएं जिनके लिए यह सब कुछ कहा, सहा और किया, उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी तथा बच्चों को असहाय छोड़कर वह नया घर बसा लेते हैं। बेचारी कुलसुम ताहिर अली की पत्नी को कपड़े सीकर गुजारा करना पड़ता है। इस उपन्यास में चौथा कथा सूत्र सुभागी और भैरव का कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से प्रेमचंद गांव के सामूहिक जीवन, वहां के पारस्परिक झगड़ों, ईर्ष्या, द्वेष आदि का चित्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। भैरव ताड़ी का व्यापार करता है और जैसा कि वह आगे चलकर स्वयं स्वीकार करता है कि कुसंगति में पड़कर दुर्व्यसनों में पड़ जाता है और नशे में पत्नी को बहुत पीटता है। माँ का इतना अंधभक्त है कि उसकी प्रत्येक बात पर विश्वास कर पत्नी से लड़ता झगड़ता है। इस सब का परिणाम यह होता है कि सुभागी उससे तंग आकर कभी कभी सूरदास के पास, जहाँ उसे सांत्वना मिलती है, आ बैठती है। उसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि भैरव सूरदास के चरित्र पर भी संदेह करने लगता है। बदला लेने की भावना से उसके झोंपड़े में आग लगा देता है। उसकी जीवन भर की संचित निधि 500 रुपये की थैली भी चुरा लेता है। उसे इतने से ही संतोष नहीं होता। जब सुभागी सूरदास के साथ रहने लगती है तो वह सूरदास के विरुद्ध मुकदमा भी चलाता है और उस पर जुर्माना कराकर ही दम लेता है। अन्य गांव वाले भी कभी उससे मिलकर सूरदास को तंग करते हैं तो कभी उसका विरोध करते हैं और अंत में सूरदास की निष्प्रियता, उदारता और सज्जनता का विश्वास होने पर भैरव ही उसका सबसे घनिष्ठ और सच्चा मित्र बन जाता है। इसी कहानी के माध्यम से लेखक ने गांव वालों की स्वार्थपरता, उनके अंधविश्वास, छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाले झगड़ों, जैसे बच्चों के ऊपर होने वाली लड़ाइयों आदि पर प्रकाश डाला है। गांव का सामूहिक जीवन, उनकी सहकारिता की भावना, परस्पर सहानुभूति का भाव भी इसी कथा के माध्यम से हम सबके सामने आता है। उपन्यास में एक अन्य कथा सूत्र भी है, इंदु और राजा महेंद्र कुमार का, जिसमें विषम विचारों के कारण दाम्पत्य जीवन की कटुता पर भी प्रकाश डाला गया है। पति पत्नी में ना कोई चारित्रिक दोष है और ना आर्थिक कठिनाई का ही उनके जीवन में कोई प्रश्न है। फिर भी विचारों में मेल ना हो सकने के कारण जीवन भर वे अलग ही विचारधारा बनाए रखते हैं। चाहने पर भी आपस में समझौता ना कर सकते हैं और अंत में अलग वह हो जाते हैं। जान सेवक के परिवार की कहानी
एक ईसाई कुटुंब के जीवन पर प्रकाश डालती है। इसमें 2 सदस्य बूढ़ा ईश्वर सेवक और मिसेज जॉन सेवक कट्टर ईसाई हैं। उनकी अनुदारता इस सीमा तक पहुंची हुई है कि अपनी बेटी तक को त्यागने में वह संकोच नहीं करते। जॉन सेवक के लिए धन और सामाजिक मर्यादा ही सब कुछ है, जिसके लिए वह सभी प्रकार के उपाय काम में लेते हैं। वह संसार को युद्ध स्थल बतलाते हैं और उसी दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं। सोफी आदर्श बालिका है। वह एनी बिसेंट का प्रतिरूप और प्रभु सेवक काव्यलोक में विचरण करने वाला आदर्शवादी नवयुवक है। इस प्रकार रंगभूमि का विस्तृत कथानक तत्कालीन भारत का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। आगे की कक्षा में रंगभूमि को एक महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जा सकता है, इस संबंध में हम विषय पर विवेचना करेंगे और इस पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।